चलो टॉपिक रहेगा आप लोगों का चंपावत का। देखो अगर चंपावत को पहले तो देखते हैं भाई, चंपावत का अगर नामांकन देखें तो नामांकन कहाँ से आया है। तो जैसे कि इतिहास पढ़ रहे थे ना हम लोग, किनका, चंदों का। अब चंदों के इतिहास में हमने लास्ट में ये पढ़ा था, सबसे स्टार्टिंग में ये पढ़ा ना कि जो चंद राजवंश का उदय हुआ है वो करने वाले कौन हैं, सोमचंद हैं। यहीं से चल रहे थे ना कि सबसे पहले राजा कौन थे, सोमचंद थे। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था, चंपावत को। भाई सोमचंद ने अपनी राजधानी किसे बनाई था, चंपावत को। तो और चंपा यानी कि सोमचंद का जो विवाह हुआ था, अभी कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि उनकी जो कत्यूरियों के अंतिम राजा थे, ठीक है, कत्यूरियों के कौन थे, अंतिम राजा। अब इससे पहले जो राजवंश चल रहा था यहाँ पर कौन चल रहा था, कत्यूरी, और अंतिम राजा कौन है, ब्रह्मदेव है ना। यहाँ पर आप लोग क्या दिखाया गया कि जो अंतिम राजा है उनका नाम क्या था, ब्रह्मदेव, और इनकी पुत्री का नाम या तो आप लोग क्या रहता है, चंपा, या फिर हमने कहा था ना सूर्या, और सूर्या नामक स्थान पर इन्होंने एक किला बनाया था जिसका नाम था सूर्या का किला। लेकिन इससे पहले जो ब्रह्मदेव हैं, ब्रह्मदेव ने एक किला बनाया था जिसका नाम था सुई का किला, और सुई का किला कहाँ है, चंपावत का। अभी देखो ये आता है कि जो चंपावत का नाम आया है सबसे पहले, तो यहाँ कुछ इतिहासकार जैसे कन्फ्यूज कहते हैं ना, तो एक तो ब्रह्मदेव हैं और एक थे आप लोगों के वामदेव, एक और कौन है आप लोगों के, वामदेव। तो कुछ इतिहासकार ये दिखाते हैं कि चंपावत का जो स्थापना करने का श्रेय जाता है वो किसे जाता है, वामदेव को। और वामदेव ने अपने कुल की देवी, अभी देखो चंपा को कुल देवी बता रहे हैं अभी तक, वामदेव ने अपने कुल की देवी चंपा के नाम पर इस क्षेत्र की स्थापना की थी, जिसे हम क्या कहते हैं, चंपावत कहते हैं। जबकि चंपा किसकी पुत्री दिखाई गई है, यहाँ जगह है, बीच में आ जाओ, फिर स्टूल कहाँ तक रखोगे, यहाँ दो दो बैठे, तीन तीन हो जाओ इन पर। तो देखो हम ये कह रहे थे कि चंपा के नाम पर चंपावत का नामांकन हो गया, ये कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अभी यहाँ कंडीशन आती है कि इसका जो निर्माण हुआ था, ऐसा दिखाया जाता है कि 10वीं 12वीं सदी में हुआ था। 10वीं 12वीं सदी इसलिए कहते हैं क्योंकि इतिहासकार अपने आप, फिर से हम जैसे कह रहे थे ना कि कोई भी इतिहासकार सटीक आंकड़े नहीं देता है कि भाई तब हुआ था, तो इसीलिए 10वीं और 12वीं, कुछ 10वीं में दिखाते हैं और कुछ 12वीं में दिखाते हैं। अब ऐसे हमें ये पता है कि चंपावत का जो नाम आया वो किसके नाम पर आया, चंपा के। और चंपा कौन है, कत्यूरियों की राजकुमारी है ना, कत्यूरियों की लड़की है। भाई कत्यूरी शासकों की लड़की है जिसका नाम है चंपा, जिसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम चंपावत पड़ा। तो यहाँ से ऐसे आ रखते, चंपा है ना, अब कौन है, लड़की है ना, लड़कियों क्या कहते हैं, बाला भी कहते हैं ना। तो आप बाला याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ ये रहता है कि चंपावत का जो नामांकन हो रहा है वो चंपा के नाम पे हो रहा है। चंपा कौन है भाई, कत्यूरियों की लड़की है, लड़कियाँ मतलब बाला। अब यहाँ ये दिखाया गया है कि जो बाला है, बाला से हमने याद इसलिए रखा है कि यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है बालेश्वर, और बालेश्वर में ये दिखाया गया कि जो चंपा है उसने क्या किया था, तप किया था। अब पहली कंडीशन तो ये आ गई कि चंपा ने जो तप किया था वो कौन से मंदिर में किया है, बालेश्वर में। और ये मंदिर का निर्माण भी कब का है, 10वीं और 12वीं सदी का। देखो चंपावत भी 10वीं 12वीं सदी चल रहा है, अभी मंदिर भी 10वीं 12वीं सदी चल रहा है। मंदिर का निर्माण किसके आधार पर हुआ कि भाई यहाँ पर क्या है, चंपावत में जो आप लोगों की चंपा थी उसने क्या किया, बालेश्वर मंदिर में क्या किया है, तप किया है। जिसके प्रमाण अभी भी इस मंदिर में एक और मंदिर है जिसका नाम है चंपा मंदिर, और एक और है रत्नेश्वर। तो यहाँ दो मंदिर और हैं इसी के अंदर, एक है आपका नाम है चंपा का और एक किसका है, रत्नेश्वर। इसके आधार पर ये पता लगता है कि ये जो चंपा मंदिर है, तो ये जो मंदिर बना है ये कुल देवी के लिए बनाया गया होगा। भाई मंदिर करते हैं पूजा के लिए, तो कुल देवी के लिए बना होगा, तो इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया है, चंपावत। हालांकि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि यहाँ पर एक चंपावती नाम की नदी बहती है, और उस नदी का नाम, क्योंकि जो प्रॉपर चंपावत है ये दिखाया गया है कि चंपावत एक तो नदी है जिसका नाम है चंपावती नदी है, और एक है आपकी गंडकी। एक नदी कौन है, गंडकी, और इन दो नदियों के संगम पर कौन है, आप लोगों का चंपावत बसा हुआ। अभी यहीं से चल रहे हैं। सबसे पहले चंपावत, देखो यहाँ से ऐसे साथ साथ में लिखते चल रहे हैं ना, ये लिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, चंपावत का जो स्थापना हुई चंपा के नाम से इसका नामांकन हुआ 10वीं
12वीं सदी में बालेश्वर मंदिर का निर्माण था और बालेश्वर मंदिर पर किसने तपस्या की है? चंपा। अब बालेश्वर मंदिर पर चंपा ने तपस्या की है, जिसके कारण यहाँ पर एक मंदिर और है जिसका नाम है चंपा। अब हमने याद रखा था बालेश्वर को ऐसे याद रखो भाई, बाला थी कत्यूरियों की, पहले राजवंश किनका है? कत्यूरियों का। चंदवंश तो हम पढ़ेंगे यहाँ, भाई चंदवंश तो हम पढ़ ही रहे थे, तो यहाँ पहले कौन है आप लोगों का? बाला है, तो बालेश्वर मंदिर है, चंपा का मंदिर, इसमें एक मंदिर और है जिसका नाम है रत्नेश्वर। और जैसे ही मंदिर बनता है जिसका नाम है बालेश्वर, अब मंदिर का निर्माण हो गया 10वीं 12वीं सदी। लेकिन यहाँ ये पूछा जाता है कि इसका जो निर्माण है वो किसने करा था? तो देखो राजाओं के अवशेष स्पष्ट रूप से नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर ये पूछता राजवंश, तो राजवंश में यहाँ मिल जाएगा चंद राजवंश। क्योंकि जो चंपा है, चंपा को क्या दिखाया गया है इधर आप लोगों के? जो सोमचंद है, सोमचंद के साथ में इनका विवाह दिखाया गया है। और चंपावत में इन्होंने एक सूर्या का किला बनाया था, और सूर्या का किले से पहले यहाँ जो किला था उसका नाम था सुई का किला। सुई का किला किसका था? ब्रह्मदेव का। अब ये चल रहा था ना, सुई का किला किसका है? ब्रह्मदेव का। सोमपाल आएंगे, सोमचंद आएंगे तो ये यहाँ पर राजबुग्गा का किला बनाएंगे। लेकिन अभी इतना ही याद रख रहे हैं कि भाई बालेश्वर जो मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया है? तो हम याद रख सकते हैं चंद राजा हैं। राजा कौन थे? चंद राजाओं ने किया है, ठीक है ना। नाम पर किसके है? जबकि चंपावत का जो निर्माण है वो कत्यूरियों ने कराया है, मंदिर का निर्माण किसने कराया है? चंद राजाओं ने। अब चंद राजाओं में एक यहाँ जो मंदिर बनाने वाले थे उनका नाम था आप लोगों का जगन्नाथ मिस्त्री। देखो, क्योंकि यहाँ से ये पूछ लेते हैं कि मंदिर के वास्तुकार कौन है। वास्तुकार का मतलब जिन्होंने मंदिर को बनाया। बीच में जगह है तो यहाँ वास्तुकार कौन है आप लोगों के? तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जगन्नाथ मिस्त्री। अब देखो, जगन्नाथ मिस्त्री इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो इन्होंने बालेश्वर मंदिर का निर्माण करा है। ऐसा माना जाता है कि बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराने के बाद इनका एक हाथ कटवा दिया गया, क्योंकि इससे अद्भुत शिला ना बनाए जा सके, इसीलिए इसका क्या करा दिया था? हाथ। और जिसके बाद इन्होंने एक हत्या नोला भी चंपावत में बनाया। नौ डूंगा घर, एक हत्या नोला, सारे के सारे किस में है? चंपावत में। तो यहाँ जगन्नाथ मिस्त्री कौन है? इसके वास्तुकार है। अभी इसकी जो शैली है उसका नाम है वेसर। मंदिर किस शैली में है? वेसर। और वेसर शैली कौन सी होती है? जिसमें द्रविड़ और नागर शैली का मिश्रण पाया जाता है। क्योंकि हमने कहा था भारत में स्थापत्य कला की कितनी शैली चलित में है? 3। एक कौन सी है? द्रविड़। द्रविड़ किसके? दक्षिण भारत की। नागर किसकी है? उत्तर भारत की। और दोनों की मिली जुली कौन है? वेसर है। और मंदिर जो बालेश्वर मंदिर है ये वेसर शैली से निर्मित है। हालांकि इसमें राजस्थान और गुजरात के भी क्या है जो मंदिर समूह हैं उनके भी झलक देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ के कुछ मंदिर हैं जिनके जो किसमें है? वेसर शैली में। अभी ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1952 में इसे क्या था? राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा है। मंदिर को 1952 में क्या किया गया है? राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया गया। देखो, मंदिर से इतने क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के बन जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि जो बालेश्वर मंदिर है वो कहाँ स्थित है? चंपावत। निर्माण किसने कराया है? चंद राजाओं ने। भाई सबसे पहले चंपावत में चंद आएंगे, सोमचंद आएगा तो चंद राजाओं का नाम है, जबकि राजा का नाम किसी का है नहीं। राजवंश पूछेगा तो चंद राजवंश है। मंदिर का निर्माण चंद राजवंशों ने है। किस शैली में है? तो वेसर शैली में, ठीक है ना। शैली पूछेगा तो वेसर शैली में। मिस्त्री का नाम है तो पूरे चंपावत के लिए जगन्नाथ मिस्त्री याद रखना, क्योंकि एक हत्या नोला भी जगन्नाथ मिस्त्री का आएगा। तो यहाँ कौन है? जगन्नाथ मिस्त्री हैं जो इसके स्थापत्य कला जिन्होंने इसकी तैयार की थी। वेसर शैली है। इसी मंदिर के अंदर 2 मंदिर हैं, एक चंपा और एक रत्नेश्वर। 1952 में क्या किया गया है? इसे राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया है कि अब ये क्या है? राष्ट्रीय धरोहर है। अभी इसके बाद जैसे हम चंपावत की बात कर रहे थे, ये तो था बालेश्वर मंदिर जहाँ पर क्या था? राजकुमारी जिसका नाम है चंपा, और इसके नाम पर चंपावत का नाम क्या पड़ा है? चंपावत। अब चंपावत को ये कहा जाता है कि जो रानी चंपा थी इनका विवाह किसके साथ हुआ है? चंपा। अब सोमचंद के साथ हुआ है ना। अब ये ब्रह्मदेव की पुत्री है। अब इन्होंने यहाँ पर एक किला बनाया था जिसका नाम क्या था? सबसे पहला सूर्या नामक स्थान पर एक किला बनाया था जिसका नाम था सूर्या का किला। और इसके बाद में सोमचंद ने अपना किला बनाया जिसका नाम था राजबुग्गा का किला। राजबुग्गा का किला, यानी कि आप ऐसे आ रहे हो, राजा ने अपने लिए किला बनाया था ना, तो राजबुग्गा का किला है।
अब यहाँ जो चंपावत है, चंपावत चंद राजाओं की प्राथमिक राजधानी है, क्योंकि इन्होंने जैसे किला बना तो इन्होंने प्राथमिक जो राजधानी बनाई है वो अपनी कौन है, चंपावत है। क्योंकि इसके बाद जो राजधानी जाएगी वो जाएगी अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा लेके जाने वाले होंगे कल्याण बालोचन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ सबसे पहले आते हैं चंपावत, जिन्हें हम इतिहास में पढ़ रहे थे ना, इतिहास हमारा शुरू हो रखा है ना। तो इतिहास में जो सोमचंद है, सोमचंद का विवाह चंपा के साथ हुआ। इन्होंने यहाँ पर सूर्या नामक स्थान पर एक किला बनाया था, जिसे बाद में राजबुग्गा का किला कहा गया। तो यहाँ से ये पूछ लेता, राजबुग्गा का किला कहाँ है, चंपावत में है। किसने बनवाया था, सोमचंद ने। सूर्या नामक स्थान पर जब इनका विवाह हुआ था ना, तो दहेज स्वरूप मिला था। अब कुछ इतिहासकार ये कहते हैं यही सुई का किला था, क्योंकि यहाँ जो सुई का किला था वो बनवाया था ब्रह्मदेव ने। और ब्रह्मदेव कौन थे, इसके जो चंपा के पिता थे, कत्यूरी शासक थे। अब उसे कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो सुई का किला है उसे क्या कहते थे, सूर्या का किला कहते थे। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि शादी के बाद जैसे इनका स्थान हुआ तो क्या था, सूर्या का किला, जहाँ पर ये रह रहे थे उसे कहा गया था सूर्या का किला। बाद में राजबुग्गा का किला इसी क्षेत्र में बनाया गया, तो राजबुग्गा का किला आएगा। तो आप लोगों का कौन है, सोमचंद, ठीक है ना। इससे पहले यहाँ जो किला था वो था सुई का किला, और सुई का किला बनाने वाले कौन थे, ब्रह्मदेव, ठीक है ना। अब ब्रह्मदेव के नाम पर ब्रह्मदेव मंडी भी याद रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मदेव के नाम पर ब्रह्मदेव मंडी भी याद रह सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो गया कि देखो जो राजबुग्गा का किला है, अभी सोमचंद ने अपनी प्राथमिक राजधानी बना दी। इतिहास देखेंगे तो इसमें इतना ही याद रखेंगे। हालांकि यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है कानदेव पर्वत, कानदेव पर्वत है, ठीक है ना, जिसे विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ ये कहा गया कि चंपावत में एक पर्वत है जिसका नाम है कानदेव पर्वत है। और कानदेव कौन है, जो समुद्र मंथन जब हो रहा था तो समुद्र मंथन में ऐसे दिखा गया ना कि भाई पहाड़ को रस्सी से, मतलब शेषनाग से मंथन किया जा रहा था ना। अब पहाड़ क्या हो रहा है, हिल रहा होगा। अब उसे रोकने के लिए विष्णु ने, ऐसा माना जाता है विष्णु ने क्या लिया है, अवतार, और उसके नीचे कच्छप रूपी अवतार में उसके नीचे बैठ गए थे। जिसके बाद समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन के बाद यानी कि उसी से जो आप लोगों का क्या है यहाँ कानदेव पर्वत है, उसका नाम क्या है, कानदेव पर्वत, जिसका प्रमाण कौन सी है, एक कर्मू शिला भी है। और कर्मू शिला के आधार पर कुम्मू, और कुम्मू के आधार पर इस क्षेत्र का नाम कुमाऊँ पड़ा था, ठीक है ना। तो अभी हम ये याद रख रहे हैं कि जो चंपावत है उसका इतिहास में जाएंगे तो चंदों की प्राथमिक राजधानी रही है चंपावत। इसके बाद चंपावत को आप लोगों को अगर देखते हैं तो चंपावत से कितने डिस्ट्रिक्टों की सीमा लगी है, चंपावत से कितने डिस्ट्रिक्टों की सीमा लगी है, 4। एक क्या है, देश की सीमा लगी है नेपाल की, क्योंकि हम हर बार मैप बना रहे हैं ना, तो जैसे मैप बनाते हैं तो ये कौन है, पूरब है, पूरब में पिथौरागढ़ है, और दक्षिण में कौन है, उधम सिंह नगर है। यहाँ से लेके हमने यहाँ मिलाते हैं क्योंकि इधर गढ़वाल हो जाएगा, उधर कुमाऊँ। तो ये कौन है आप लोगों का, बागेश्वर, और इसके ठीक पीछे से शुरू होता है अल्मोड़ा, दोनों को अलग करता है। तो इधर है कौन, नैनीताल, और इधर कौन है, यूएस नगर, उधम सिंह नगर। ये कौन है, अल्मोड़ा। ये कौन है, पिथौरागढ़। ये कौन है, बागेश्वर। और ये कौन है, नेपाल। देखो यहाँ क्या होता है, एक पिथौरागढ़ से नदी निकलती है, मतलब आप लोगों का लिपुलेख दर्रा, जो आप लोगों का किसे जोड़ता है, तिब्बत और पिथौरागढ़ को। तो लिपुलेख दर्रे से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, काली। अब बाकी क्षेत्रफल पढ़ेंगे इसके साथ। तो काली नदी यहाँ से निकलती है, और निकलने के बाद ये कुछ ऐसे करके बहती है, और यहाँ से एक ब्रह्मदेव मंडी बनती है। इसके बाद इस नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है, और ये नेपाल में प्रवेश कर जाती है। देखो ब्रह्मदेव मंडी मतलब ब्रह्मदेव, अभी वो था ना, ब्रह्मदेव मंडी मतलब ब्रह्मदेव, जहाँ पर सुई का किला था उसका नाम था ब्रह्मदेव मंडी। और ब्रह्मदेव मंडी के बाद इस नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है। पहली नदी कौन सी है, पहले काली, और काली नदी सबसे उफान वाली नदी भी कहा जाता है राज्य की। काली नदी की विशेषता ये भी है कि इसके पानी को देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता है, जिसके कारण इसे अपवित्र नदी भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियों में कौन सी है, सबसे पहले मिलती है यहीं पर कुंठी यांगटी। और देखो कुंठी यांगटी हमें यहाँ से मतलब नहीं, हमें यहाँ से मतलब है चंपावत में इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो एक तो लदिया है, एक रठिया है, क्योंकि लदिया और राठिया के संगम पर कौन आएगा, रीठा मीठा
साहिब आएगा। एक इसकी है लोहावती। लोहावती मतलब लोहा घाट याद रख लो। और लोहा घाट किसका है? चंपावत। तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? लादिया है और एक कौन सी है? लोहावती है और राठिया है। इसके बाद अगर नदी में आएंगे तो हमने कहा था चंपावती नदी भी तो बह रही थी। तो नदी कौन सी बह रही थी? चंपावती। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे आ सकते हैं, देखो क्षेत्रफल अगर देखते हैं तो यहाँ नदी है चंपावत की, यानी कि हमने चंपावत को देखा सीमा कितने राज्य जिलों की लगी है। तो मैप बनाना आता है तो कोई दिक्कत है नहीं गिनने की, 1 2 3 और 1 4। उसके बाद में एक देश लगा है जिसका नाम क्या है? नेपाल। तो देश लगा है नेपाल। एक नदी बहती है जो मुख्य नदी है जिसका नाम है काली, और काली को यहाँ क्या कहा जाता है? शारदा। शारदा कहा जाता है ब्रह्मदेव मंडी के बाद। और ब्रह्मदेव मंडी मतलब ब्रह्मदेव, फिर से वही आ गया ना कत्यूरी शासक, और कत्यूरी शासक ने वहाँ क्या बनाया था? सूर्या का किला। अब अगर इसके देखो ये तो हमें पता लग गया कि 4 जनपदों की सीमा स्पर्श करती है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आप ऐसे याद रख लो कि कितना है? 1766 है ना। जैसे लूडो की गट्टी देखिए ना, गिट्टी तो एक साथ 6 आते रहते हैं ना कई बार, तो वही कंडीशन है चंपावत के साथ, एक साथ 6 एक साथ 6, ठीक है ना, याद रख सकते हैं, एक साथ 6 और इसका मतलब क्या है? ये चंपावत का क्षेत्रफल है। और अगर जनसंख्या देखते हैं तो जनसंख्या कितनी है? फिर से लूडो की गिट्टी याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तो 68 आते हैं, 68 मतलब 59 है। अभी इसके बाद कहने का मतलब 2 68 है, तो इसके बाद बस 648 और याद रखना है। अगर मुझे यही आंकड़ा याद है तो मेरे आंकड़ा मेरा याद हो जाएगा। तो चंपावत के क्षेत्रफल को, चंपावत की जनसंख्या को लूडो से याद रख लो। जैसे लूडो की गिट्टी होती है ना, तो सबसे ज़्यादा क्या है? अगर एक साथ 6 आएंगे तो विजय हो जाएगा। और विजय किसकी होगी? सोमचंद की। ऐसे मान लो, क्योंकि कत्यूरी यहाँ से ख़त्म हो गई, अब राजवंश किसका आ गया? चंदों का, ठीक है ना। जनसंख्या कितनी है भाई? यहाँ हम ये कह सकते हैं 2,59,648 है, 2,59,648 है, ठीक है ना। ये क्या है? इसकी जनसंख्या। जनसंख्या इसलिए लिखा रहे थे क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है सबसे अधिक ग्राम पंचायत, सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन है? चंपावत है। इसमें क्या है आप लोगों के? सबसे कम ग्राम पंचायत है इसमें, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल याद हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना है? 1766 है, यानी कि एक साथ 6 बहुत सारे आते हैं। उसके बाद 268 मतलब ये क्या है? जनसंख्या। 2,59,648 क्या है? यहाँ की जनसंख्या है, ठीक है ना। अभी क्षेत्रफल हम देख रहे थे कि ये क्षेत्रफल है, लगे हुए जनपदों की संख्या कितनी है? 4। तो यहाँ पर जो नदी जा रही है, देखो ये नदी दिख रही थी ना, अब पिथौरागढ़ से किस में प्रवेश करेगी? चंपावत में। और पिथौरागढ़ से चंपावत में आने के लिए यहीं पर एक दर्रा है जिसका नाम है लासपा। अब लासपा को ऐसे आ रख सकते हैं, लासपा दर्रा किसे जोड़ता है? पिथौरागढ़ से चंपावत। पिथौरागढ़ से चंपावत को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? लासपा है। अब देखो आप लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा? एक रानी को पढ़ा जिसका नाम क्या है? चंपा। चंपा ने तपस्या क्या की? बालेश्वर मंदिर। अब बालेश्वर मंदिर में तपस्या करने के कारण वहाँ चंपा मंदिर भी है। अभी जब चंपा ने यहाँ पर तपस्या की है, देखो इसके साथ में इसके क्षेत्र याद करा रहा हूँ कि जहाँ पर जैसे आयोगा में पहले झाड़ फूस होगा, तपस्या कैसी जगह करते हैं? जहाँ पर झाड़ होते हैं ना। तो झाड़ का मतलब यहाँ क्या है? झिंझाड़ नाम एक क्या है? ताम्रपत्र मिला था यहाँ से झिंझाड़ का। तो सबसे पहले क्या है? झिंझाड़ मतलब झाड़। अगर झिंझाड़ है तो झाड़ होंगे, पहले उन्हें साफ किया होगा। बैठने के लिए जो जगह बनती है उसे क्या कहते हैं आप लोग? चबूतरा। तो रानी का चबूतरा कहाँ? चंपावत। झिंझाड़ ताम्रपत्र किसका? चंपावत का। उसके बाद आप लोगों ने कहा कि भाई चबूतरा कैसा होता है? या तो गोल बनाते हैं आप लोग या चौड़ा बनाएं, गोल और चौड़ा बनेगा ना। तो यहीं पर क्या है? गोल चौड़ नाम क्षेत्र भी है, गोल चौड़ नाम की जगह भी है। उसके बाद में हिंडोला आश्रम है, चलो यहीं लिखते हैं। तो मंदिर के पास देखना क्या क्या है, तो यहाँ ऐसे लिखना, चंपावत में मंदिर कौन सा था? बालेश्वर। और मंदिर के पास कौन कौन है? सबसे पहले तो आता है आप लोगों का, आप ऐसे आ रख सकते हैं, यहाँ कौन है? झिंझाड़ ताम्रपत्र है। ताम्रपत्र का नाम क्या है? झिंझाड़ ताम्रपत्र, यहाँ से मिला है। तो ये भी कहाँ है आप लोगों का? बालेश्वर मंदिर के पास। उसके बाद है रानी का चबूतरा, नंबर 2 है रानी का
रानी का चबूतरा। उसके बाद है गोलचोड़, उसके बाद कौन है आप लोगों का, गोलचोड़ है। उसके बाद नंबर 4 कौन है, हिडम्बा। उसके बाद कौन है, हिडम्बा है, हिडम्बा आश्रम है ये। उसके बाद रुक्मणी, नोला है, रुक्मणी नोला है। देखो इतने क्षेत्र आप किसके साथ याद रख सकते हैं, रानी के, क्योंकि और जो आएंगे और पर्यटन स्थल जो आएंगे उन्हें फिर दूसरे के साथ जोड़ेंगे। तो पहले पर्यटन स्थलों में आप किन्हें जोड़ेंगे कि भाई मंदिर है, मंदिर के पास में तपस्या किसने की है, रानी, रानी का नाम क्या है, चंपा। और जहाँ पर आई हुई तो पहले झाड़ झूड़ काटे होंगे ना, तो झिंझाड़ है। यहाँ पर पहले बहुत क्या था, झिंझाड़ खड़ा था, तो झिंझाड़ का ताम्रपत्र है, रानी जहाँ बैठी है रानी का चबूतरा है। अब चबूतरा कैसा होगा, गोल और चौड़ा होगा, तो गोल चौड़ है। उसके बाद रानी को हिडम्बा मान लो ना, अब रानी को क्या कह रहे हैं, जैसे हिडम्बा। अब चंपा का नाम क्या रख दो अपने आप ही, हिडम्बा, तो हिडम्बा आश्रम है। उसके बाद ये अलग से याद रखना है बस, रुक्मणी नोला, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आप लोगों का रुक्मणी नोला है। हालांकि इससे पहले भी अगर देखते हैं वैदिक सभ्यता में, जैसे हमने कहा भाई चंपावत अभी किसका चल रहा था, सोमचंद आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले कत्तूरी आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कत्तूरियों से भी पहले अगर कोई व्यक्ति आए थे तो यहाँ वैदिक सभ्यता में एक दैत्य राक्षस थे जिनका नाम है बाणासुर। तो यहाँ पर चंपावत में बाणासुर का किला भी है, लेकिन बाणासुर का किला प्रॉपर चंपावत में नहीं है। क्योंकि आप ऐसे याद रख लो, देखो दूसरे को जीतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, लोहे की। सबसे पहले देख रहे थे ना, तो आप ऐसे याद रख लो, बाणासुर कौन थे जो मारकाट मचा कर रखते थे, बाणासुर ऐसे ही थे ना। बाणासुर को ये दिखा दैत्य सम्राट थे, मतलब राक्षसों के देवता, मतलब वो कौन थे, राजा थे। अब मार काट मिचा के रखते थे, तो वो आएंगे, उनके पास में क्या है, लोहे की धातु का ज्ञान था। ऐसे यार जो तलवार थी वो लोहे की थी, तो लोहा घाट में उनका क्या है, किला है। लेकिन लोहा घाट ऑप्शन नहीं आएगा तो फिर चंपावत आएगा, ठीक है ना। अभी राजबुग्गा का किला लिखाने की अलग से जरूरत है नहीं, कहाँ का है, चंपावत, क्योंकि राजबुग्गा किला किसने बनवाया है, सोमचंद ने, ठीक है ना। अभी इसके बाद आता है, इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें सबसे पहले आता है आप लोगों का लोहा घाट। देखो लोहा घाट को आप ऐसे पढ़ेंगे कि जो नदी आ रही थी कौन सी, काली, काली नदी की सहायक नदी है जिसका नाम है लोहावती। काली नदी की जो सहायक नदी है नाम क्या है, लोहावती है। और लोहावती हमने याद रखा है कि लोहा किसके पास था, आप ऐसे याद रख लो भाई, लोहा था किसके पास, बाणासुर के। और बाणासुर कौन है, दैत्य सम्राट है, मतलब राक्षसों के राजा हैं। तो बाणासुर का जो किला है अभी लोहावती है, तो इसके आधार पर नाम रखा गया है लोहा घाट। घाट का मतलब होता है नदी के किनारा जो होता है उसे घाट कहते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि इसका नाम, नदी का नाम क्या है, नदी के नाम पर क्षेत्र का नाम रखा गया है लोहा घाट। तो इसके जो प्रमुख स्थल हैं उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोहा घाट को। तो लोहा घाट का निर्माण, मतलब नामांकन जो किया गया है लोहावती नदी के नाम पर किया गया है, जबकि पुराणों में से क्या कहते थे, लोहा गर्ल कहते थे, लोहा गर्ल। पुराणों में से क्या कहा गया है, लोहा घाट। देखो पुराणों का जिक्र हमने इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ एक राजा थे वैदिक सभ्यता में जिन्हें दिखाया गया है, जिनका नाम है बाणासुर। और बाणासुर का किला कहाँ है, चंपावत। चंपावत का भी आपका लोहा घाट में। तो बाणासुर का अगर किला पूछता है तो किला किसका है, चंपावत का लोहा घाट। जबकि बाणासुर की राजधानी जोशीमठ, बाणासुर की राजधानी क्या दिखाई जाती है, जोशीमठ। बाणासुर का किला कहाँ है आप लोगों का, लोहा घाट, ठीक है ना। अब ऐसे याद रख रहे हैं कि भाई इनके पास में क्या था, लोहा था, लोहा अधिक था, लड़ने में निपुण थे, तो मारकाट मचा के रखते थे ना सबसे ज़्यादा। अब जो बाणासुर का किला है उसे क्या कहा जाता है, मारकोट का किला, मारकोट का किला। अभी देखना लोहे से याद रख दिया, लोहे से लोहा घाट, मारकाट मिचा कर रखते थे, तो मारकाट का, मारकोट का कौन है आप लोगों का, किला है। अभी इससे पहले यहाँ क्या था, सुई नाम का किला था जिसे हम बात कर रहे थे, ब्रह्मदेव ने बसाया था, सुई नाम का एक किला था। हो गया।
तो लोहा घाट यहाँ से हम याद रख सकते हैं। लोहा घाट में क्या क्या है, लोहावती नदी के नाम पर इसका नामांकन हुआ है। अभी पहले वैदिक सभ्यता में बाणासुर का क्या था, यहाँ पर किला था। बाणासुर कौन है, दैत्य सम्राट हैं, ठीक है ना। इनके किले को मारकोट का किला कहा जाता है। हालांकि मंदिर के पास में एक मानेश्वर मंदिर है। क्या है, मानेश्वर मंदिर, लोहा घाट में ही लिख रहे हैं। लोहा घाट में एक क्या है आप लोगों का, मानेश्वर मंदिर है। अब मानेश्वर को ऐसे याद रख लो कि भाई देखो यहाँ बाणासुर चला है ना, अब बाणासुर को मनाने के लिए कौन चाहिएगा, ऐसा व्यक्ति चाहिए ना जो डरता ना हो। तो यहाँ जो बाणासुर का मंदिर का निर्माण हुआ, क्योंकि चंद चल गए ना अभी तो बाणासुर का जो यहाँ पर कौन है आप लोगों का, मानेश्वर का जो मंदिर है। अब मानेश्वर पशुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। पशुओं के लिए मानेश्वर में क्या लगता है, मेला लगता है। और मानेश्वर मंदिर का निर्माण कराने वाले थे निर्भय चंद। आप ऐसे याद रख लो कि भाई किसे बाणासुर को मनाने के लिए कौन चाहिए था, निर्भय चाहिए था, जो डरता ना हो, नहीं तो मारकाट में जाकर रखता था ना वो। तो यहाँ निर्भय चंद ने एक मंदिर का निर्माण कराया जिसका नाम है मानेश्वर। और मानेश्वर का जो मेला लगता है वो किसके लिए लगता है आप लोगों का, पशुओं के लिए, ठीक है ना। मानेश्वर का मेला लगता है पशुओं के लिए। देखो यहाँ ये भी कहा गया है कि जो मानेश्वर, क्या हो गया, विशाखा आई नहीं आज, उधर बैठी हो। तो देखो यहाँ कौन है आप लोगों का, मानेश्वर है ना, पशुओं के लिए जाना जाता है, पशुओं के लिए मेला जाना जाता है। निर्भय चंद ऐसे याद रख लेंगे कि भाई ऐसा व्यक्ति ही क्या कर सकता है, मना सकता है जो निर्भय हो। तो निर्भय चंद ने क्या है, मंदिर का निर्माण करा है। हालांकि इसके बाद सुखी ढांग भी है यहाँ। सुखी ढांग अचार के लिए प्रसिद्ध है। अचार को ऐसे याद रख लो, सुखाते हैं ना, अचार को सुखाते। तो सुखी ढांग नामक क्षेत्र किसका है, चंपावत का। और चंपावत में भी किसका, लोहा घाट का। देखो यहाँ आप लोगों को जो मानेश्वर मंदिर है, मानेश्वर यहाँ एक लगेगा मेला लगेगा। मानेश्वर क्या लगेगा, मेला। कई बार ऑप्शन में आप लोगों को मानेश्वर मंदिर ना देकर यहाँ मायावती आश्रम आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पर मानेश्वर है तो मानेश्वर में ही क्या है आप लोगों का, मायावती आश्रम है, ठीक है ना। मायावती आश्रम या तो लोहा घाट कह लो। लोहा घाट में भी अगर करेक्ट स्थान चलते हैं तो कौन है फिर आप लोगों का, मानेश्वर है, क्योंकि यहाँ पर मानेश्वर का क्या लगता है, मेला लगता है। और जो मायावती है, देखो मायावती को आप ऐसे भी आ सकते हैं, कौन है, यूपी की मुख्यमंत्री रही है ना, यूपी की क्या है, मुख्यमंत्री। और जब ये मुख्यमंत्री थी ना 1997, तभी चंपावत का गठन भी हुआ है, क्योंकि चंपावत की गठन करने वाली मायावती है, ठीक है। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जब 1997 में बनी थी तो मायावती आश्रम किसका है, लोहा घाट। लोहा घाट में भी मानेश्वर। मानेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, पशुओं के। हालांकि यहाँ जो आप लोगों का मायावती आश्रम है, इसका संबंध किससे, स्वामी विवेकानंद से। क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो मिशन था उसका था रामकृष्ण मिशन को आगे बढ़ाना था। अब रामकृष्ण मिशन को आगे बढ़ाने के कारण इन्होंने क्या किया था, इसकी एक शाखा खोल ली थी जिसका नाम था मायावती आश्रम। तो मायावती आश्रम का जो संबंध है वो किससे है, सबसे पहले तो आप लोग कह सकते हैं किसका, स्वामी विवेकानंद का है। उसके बाद मायावती आश्रम किसका है, रामकृष्ण मिशन से संबंधित है ना। तो इसका संबंध किससे, रामकृष्ण मिशन से है। और रामकृष्ण मिशन से है तो स्वामी विवेकानंद है, तो विवेकानंद का संबंध किससे है आप लोगों का, मायावती आश्रम से। हालांकि विवेकानंद आश्रम की स्थापना 1899 में हुई थी, 1899। हाँ, मायावती आश्रम की जो स्थापना है ये कब की है, 1899 की। और इसी में अभी धर्मांत हॉस्पिटल खोला गया है। एक हॉस्पिटल का नाम क्या है, धर्मांत है। और धर्मांत हॉस्पिटल कब का है, 1903 का। धर्मांत अस्पताल। और ये भी किस में आप लोगों का, मायावती आश्रम में। हालांकि इसके जो सबसे क्या थे, सबसे पहले स्वामी थे, उनका नाम था रूपानंद। आप ऐसे आ लो भाई, रूप बदल दिया ना इसका,
तो रूपानंद थे इसके प्रथम स्वामी। अभी चंपावत में आए लोहा घाट में लोहावती नदी के नाम पर, और लोहावती लोहा किसके पास था? बाणासुर के। बाणासुर कौन है? दैत्य राक्षस है। मनाने के लिए मानेश्वर मंदिर का निर्माण है। मानेश्वर मतलब मनाएंगे कौन? जो निर्भय होंगे। तो निर्भय चंद्र ने मानेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। और मानेश्वर में जो मेला लगता है वो किसके लिए लगता है? पशुओं के लिए लगता है। और यहाँ फिर दूसरी कंडीशन ये आती है कि जो पशुओं के लिए मेला लगता है मानेश्वर, उसी जगह पर मायावती आश्रम है जिसका संबंध विवेकानंद या रामकृष्ण मिशन से है। ये रामकृष्ण मिशन की एक शाखा के रूप में यहाँ जाना जाता था, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब दूसरा क्षेत्र आता है टनकपुर। देखो टनकपुर जहाँ पर है उसका नाम था ग्राष्टीगंज। अब कौन आएगा? टनकपुर। और टनकपुर को कहते थे ग्राष्टीगंज। और टनकपुर को आप ऐसे ही मानते हैं कि यहाँ टनकपुर में छोटी रेलवे लाइन है और यहाँ सबसे छोटा रेल स्टेशन भी है। टनकपुर में क्या है? चंपावत का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। और टनकपुर को आप ऐसे देख सकते हैं कि जो टनकपुर क्षेत्र है किससे लगा है? देखो पहले इसी क्षेत्र को कहते थे ब्रह्मदेव मंडी। पहले यही क्षेत्र क्या है? अब ब्रह्मदेव मंडी समझ आ गई, जहाँ पर आप लोगों की काली नदी शारदा के नाम से बहती है। ब्रह्मदेव जो मंडी है जहाँ पर काली नदी शारदा के नाम से बहती है, तो उस क्षेत्र को कहते हैं ब्रह्मदेव मंडी। अब इसी को कहते हैं टनकपुर। और टनकपुर का प्राचीन नाम क्या था? ग्राष्टीगंज था। ठीक है ना। अब टनकपुर ये हम ऐसे भी आ सकते हैं एकमात्र रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ क्या है? हमारे यहाँ हमने पहले बताया था 2 प्रकार की रेल लाइन बिछती हैं। एक तो बड़ी है, वैसे तो पूरे भारत में 3 है, ब्रॉड, मीटर और नैरो। तो यहाँ नैरो गेज का सबसे छोटा क्या है आप लोगों का? रेलवे स्टेशन है। कहाँ पर? आप लोगों का टनकपुर में। अभी ये नेपाल की सीमा से लगा है, क्योंकि देखो नेपाल में हमने कहा नदी जो जाएगी वो नेपाल जाएगी ना शारदा के नाम से। तो ये क्षेत्र वो है जो नेपाल की सीमा से लगा है। और इस क्षेत्र में नदी को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? शारदा। क्योंकि टनकपुर के नाम से ही एक परियोजना है जिसका नाम है टनकपुर परियोजना। अब जो टनकपुर परियोजना है इसका निर्माण हुआ था कब? देखो टनकपुर परियोजना से इसी में से नदी पूछेगा तो शारदा है। नदी कौन सी है? शारदा। और यहीं से शारदा नहर भी निकाली गई है। और शारदा नहर 1928 में निकाली गई थी। ठीक है ना। क्योंकि टनकपुर में ऐसे नदी कौन आ रही थी? पहले काली थी, फिर कौन बनी है वो? शारदा। अब शारदा पर ही शारदा परियोजना है, टनकपुर परियोजना से हम कह सकते हैं। और इसी से शारदा नहर निकाली गई थी 1928 में। हालांकि इसी नदी पर एक सप्तेश्वर बांध परियोजना भी है। एक और बांध परियोजना जिसका नाम है सप्तेश्वर बांध परियोजना। देखो सप्तेश्वर बांध परियोजना का मतलब है सप्तेश्वर एक मंदिरों का समूह है, 7 मंदिरों का एक समूह है जिसे सप्तेश्वर महादेव भी कहा जाता है। तो सप्तेश्वर महादेव टनकपुर में। सप्तेश्वर महादेव का मंदिर किस नदी पर? शारदा पर। क्योंकि दोनों परियोजना किस नदी पर हैं? शारदा पर है। तो सप्तेश्वर महादेव भी किसका है आप लोगों का? टनकपुर। टनकपुर में हमने याद रखा टनकपुर परियोजना है। टनकपुर परियोजना किस नदी पर है? शारदा पर। और शारदा पर ही कौन है? सप्तेश्वर है। सप्तेश्वर कौन है? 7 मंदिरों का एक समूह है। ठीक है ना। इसके बाद में आप लोग टनकपुर में जैसे चल रहे थे, अभी चल रहा हूँ। टनकपुर की स्थापना की थी एक व्यक्ति थे, जैसे ट से टनकपुर है, ट से टाल्क है, मिस्टर टाल्क लिखते हैं। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टॉल्क। अब टॉल्क नाम के व्यक्ति ने इसकी क्या की थी? स्थापना किसकी? टनकपुर की। और साल था 1890। साल कितना? 1890। तो टनकपुर की स्थापना पूछेगा तो टाल्क ने की थी 1890 में। ये कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है ना। अब देखो टनकपुर में ही एक मेला लगता है जिसका नाम है व्यानुधुरा मेला। यहीं पर लिख रहा हूँ, जिसका नाम क्या है? व्यानुधुरा मेला। और ये जो मेला लगता है यहाँ पर एक देवता है जिनका नाम है एडी देवता।
देवता का नाम है एडी, एडी देवता, जो धनुष बाण के लिए जाने जाते हैं। जो किसके लिए जाने जाते हैं? धनुष बाण के लिए जाने जाते हैं। तो एडी देवता का मंदिर टनकपुर में। अभी व्यानुधुरा मेला लगता है ना, व्यानुधुरा मेला किस मंदिर पर लगता है? तो एडी देवता पर। एडी देवता का जो एडी देवता है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? धनुष बाण के। या मेला लगता है व्यानुधुरा का मेला किसके लिए लगता है? धनुष बाण के लिए, ठीक है ना। इसके बाद टनकपुर, ठीक है, टनकपुर परियोजना हो गया, ब्रह्मदेव मंडी हो गया। हाँ, टनकपुर को आप लोगों का क्या, श्री जो पूर्णागिरी है, श्री पूर्णागिरी धाम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो उसमें ये भी याद रख सकते हैं कि इसे श्री पूर्णागिरी धाम का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और श्री पूर्णागिरी धाम जो है वो भी कहाँ का है? टनकपुर का ही। वो भी किसका? आप लोगों का टनकपुर का। देखो, ट से टनकपुर, ट से टोल्क, टोल्क बसाने वाले हैं। ट से टनकपुर, ट से कौन हो गया? टोल्क हो गया। चलो, हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट में हेडिंग डालना चंपावत के प्रमुख पर्यटन स्थल। चंपावत के प्रमुख पर्यटन स्थल। देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये तो लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाणासुर का किला चंपावत है। बाणासुर के किले को क्या नाम जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? हाँ, कौन सा है? बारकोट का किला। देखो, हमने कहा था ना, इस पे क्या रहता था? सबसे अधिक मारकाट मचाते थे ना, मारकोट का किला कहा जाता था। हालांकि मारकोट के बाद यहाँ बाराकोट है, ठीक है ना, बाराकोट का किला किसका है? चंपावत। तो इसमें पर्यटन स्थलों में लिखेंगे बाराकोट का किला। राजबुग्गा का लिखाने की जरूरत नहीं है, सोमचंद का है। राजबुग्गा किसका है? सोमचंद का है। पाताल रुद्रेश्वर, तो यहाँ कौन है आप लोगों की? पाताल रुद्रेश्वर है। और पाताल रुद्रेश्वर, देखो यहाँ आप ऐसे समझ सकते हैं, एक आती है पाताल भुवनेश्वर और एक है पाताल रुद्रेश्वर। रुद्रेश्वर रुद्रचंद यार, और चंद किसके हैं? चंपावत के। क्योंकि पाताल भुवनेश्वर किसकी है? पिथौरागढ़ की। पाताल भुवनेश्वर किसकी है? पिथौरागढ़ की है। और आप लोगों की पाताल रुद्रेश्वर किसकी है? चंपावत की, ठीक है ना। इसके बाद रुक्मणी तो वो लिखा दिया पहले ही। नेक्स्ट में आता है हिंगला देवी मंदिर, नंबर 3 है हिंगला देवी मंदिर। आप इसे ऐसे आ रख सकते हैं जैसे हमने कहा था पर्वत हिल रहा होगा, ध्यान है ना। हमने कहा था जब कच्छप रूपी अवतार में पर्वत हिल रहा होगा ना, तो हिंगला देवी याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नरसिंह मंदिर है। देखो, वैसे जो हिंगला देवी मंदिर है, इसके अंदर 4 फीट जो ऊंची है, 4 फुट ऊंची एक कर्मशिला है, कुर्मुशिला के नाम पर कुमू क्षेत्र पड़ा था और कुमू के नाम पर कुमाऊं पड़ा था। तो आप लोगों से ये पूछा जाता है कि जो आप लोग कुर्मुशिला है वो किस मंदिर में स्थित है? तो कौन है? हिंगला है। हालांकि इसके बाद नरसिंह मंदिर है। इसके बाद कौन है आप लोगों का? नरसिंह मंदिर है। उसके बाद घटोत्कच है। उसके बाद कौन है? घटोत्कच मंदिर है। घटोत्कच के बाद सप्तेश्वर महादेव, लिखने की जरूरत नहीं है, सप्तेश्वर लिखा है पहले ही। तो उसके बाद कौन है? सप्तेश्वर महादेव है, तो सप्तेश्वर पहले ही हमने लिख लिया है। उसके बाद है नंबर 6 देवीधुरा। अब देवीधुरा को वराही देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वराही देवी भी कहा जाता है। देवीधुरा क्या है आप लोगों की? वराही देवी है। और देखो, देवीधुरा में एक और इम्पोर्टेंट रहता है कि देवीधुरा में एक मेला लगता है जिसे क्या कहते हैं? बगवाल का मेला। तो यहाँ आप ये भी याद रख सकते हैं, देवीधुरा में क्या मेला लगता है जिसका नाम है? बगवाल। और बगवाल को क्या कहते हैं? पत्थर युद्ध भी कहते हैं।
हाँ, क्योंकि यहाँ एक दूसरे पर पत्थर फेंके जाते हैं और इसे पत्थर युद्ध भी कहते हैं, और ये लगता है रक्षाबंधन के दिन। क्योंकि ये भी पूछ लेता है कि जो देवी धुरा का मेला है, जिसे बग्वाल का मेला कहते हैं, बग्वाल का मेला कब लगता है? तो रक्षाबंधन के दिन लगता है देवी धुरा का मेला। नेक्स्ट में आता है पंचेश्वर महादेव। नेक्स्ट में कौन है आप लोगों का? पंचेश्वर महादेव। अब पंचेश्वर मतलब 5 है ना भाई, पंचेश्वर मतलब क्या है? पंच है। और सबसे पहले पंचायत की शुरुआत करने वाले भी सोमचंद थे या चंद थे, आप ऐसे याद रख लो। और तो पंचेश्वर है तो पंच से याद रख लो, पंचेश्वर, पंच को पंच परमेश्वर माना जाता है ना। तो पंचेश्वर मेला किसका है? पंचेश्वर जो मंदिर है वो किसका है? चंपावत का है। तो नेक्स्ट में कौन है आप लोगों का? पंचेश्वर है। पंचेश्वर देखो यहाँ एक और कंडीशन रहती है, जो पंचेश्वर है ये 2 नदियों के तट पर है, एक का नाम है काली और दूसरे का नाम कौन है? सरयू। तो काली और आप लोगों का कौन है? सरयू। पंचेश्वर महादेव है क्या? काली और सरयू पर है। और यहाँ चौमुख मूर्ति है। चौमुख का मतलब है जिसके 4 मुख हैं, यहाँ पर चौमुख मूर्ति है, जिसे पशु रक्षक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पशु रक्षक कहा जाता है। चौमुख देवता को पशुओं का रक्षक कहा जाता है। देखो इसके बाद क्या है आप लोगों का? रीठा मीठा साहिब है। अब सिखों का गुरुद्वारा है ना। देखो आप लोग ये जानते हैं कि इसी क्या है आप लोगों का? मीठा रीठा है ना। मीठा रीठा साहिब है, जबकि यहाँ 2 नदियाँ हैं, नाम क्या क्या है? लाधिया और राठिया। यही तो 2 नदियाँ हैं भाई। जो रीठा मीठा साहिब है वो लधिया और राठिया है, जबकि लधिया किसकी सहायक नदी है? काले की। ये किसकी सहायक नदी है आप लोगों की? काले की। देखो आप ऐसे मान सकते हैं कि जो रीठा मीठा साहिब है सिखों का गुरुद्वारा है। रीठा मीठा क्यों लिखा है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रीठा भी मिठा हो जाता है। रीठा देखा ना, जैसे बालों में लगाने के लिए एक वो होता है ना, फल होता, वो फल ही है, तो क्या होता है? वैसे खट्टा होता है, ठीक है ना, कड़वा जिसे कहते हैं। तो लेकिन यहाँ ये माना जाता है कि यहाँ पर आकर रीठा भी मीठा हो जाता है। तो ऐसा करने वाला आदित्य होगा नहीं, तो इसी के पास में एक आदित्य मंदिर भी है। तो इसके पास में क्या है? एक आप लोगों का आदित्य मंदिर है। क्योंकि यहाँ से ये पूछेगा आदित्य मंदिर कहाँ है, तो चंपावत। और हमने याद कैसे रखा भाई? रीठा मीठा साहिब है। रीठा मीठा साहिब हमने याद रखा सिखों का गुरुद्वारा है। अब देखो आदित्य हो गया ना। अब कुछ लोग ये कहते हैं यार ये तो क्या झूठी अफवाह है। तो यहाँ एक मंदिर है जिसका नाम है झूठा मंदिर। झूठा मंदिर, आदित्य मंदिर, झूठा मंदिर दोनों यही है ना। अब हिडम्बा मंदिर लिखाने की जरूरत नहीं। हिडम्बा किसे कह रहे थे? चंपा को। हमने याद रखा था ना, हिडम्बा किसे कह रहे थे? चंपा को। तो हिडम्बा मंदिर यहाँ पर है। उसके बाद तारकेश्वर मंदिर है। उसके बाद कौन है? तारकेश्वर मंदिर है। तारकेश्वर मंदिर है। तारकेश्वर के बाद गुरना मंदिर, गुरना माता का मंदिर। और गुरना माता के मंदिर के बाद है यहाँ आप लोगों का खेती खान का सूर्य मंदिर। खेती खान का सूर्य मंदिर। और वैसे खेती तो हमने याद कराए थे ना, जब राइटर याद करा रहे थे, खेती जिसके पास होती है उसे हर्ष होता है। हर्षदेव ओली का जन्म भी है यहीं का, खेती खान का। तो देखो यहाँ तक। इसके बाद आता है एक घटकू देवता मंदिर है। घटकू देवता मंदिर। अब घटकू के बाद है लड़ी धारा। अब लड़ी धारा को ऐसे आ रहा भाई, रीठा मीठा साहिब में 2 नदियाँ, एक लाधिया और एक राठिया, दोनों आपस में लड़ती रहती हैं। तो लड़ी धारा याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेतोल मेला, यहाँ पर कुछ मेले लगते हैं। वैसे तो मंदिरों पर, सभी मंदिरों पर मेले लगते हैं,
लेकिन नेक्स्ट में जैसे मेला आता है तो ये कौन है आपका, चैतोल मेला। ठीक है, चैतोल मेला है। कलासीन मेला है, कलासीन मेला, और ये लगता है श्यामताल पर। और श्यामताल का संबंध विवेकानंद और विवेकानंद का संबंध मायावती आश्रम। ठीक है ना, ये लगता है आप लोगों का श्यामताल पर, और श्यामताल का संबंध है विवेकानंद से, और विवेकानंद का संबंध है। नेक्स्ट में फटकशिला मेला, लोहाघाट। फटक शिला मेला, और ये है लोहाघाट का। और श्री पूर्णागिरी लिखाने की ज़रूरत आप लोगों को है नहीं। ठीक है ना, चलो इसके साथ आज चंपावत हो गया ख़त्म।